नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। हेलो किसान में आज फिर हम दो बहुत ही विशेष विषय लेकर आए हैं आपके लिए, ताकि आप किसानों को हम जागरूक कर सकें। और इन दोनों विषयों से जुड़े हुए अगर आपके कोई सवाल हैं तो उनके जवाब अपने विशेषज्ञों से लाइव एक फोन कॉल के माध्यम से आप तक पहुंचा सकें। तो आज के विषय क्या हैं, आइए डालते हैं सबसे पहले उन पर नजर। आज का हमारा पहला विषय है शरदकालीन गन्ने में समुचित प्रबंधन, और दूसरा विषय है गेहूं की पछेती बुआई एवं किस्में। तो चाहे अगर हम बात करें शरदकालीन गन्ने की, उससे जुड़े कोई अगर प्रश्न है तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। और अगर आप गेहूं की पछेती किस्म लेना चाहते हैं तो उससे जुड़े हुए अगर कोई सवाल है या फिर कोई जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो भी आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर नोट कर लें, हमारे टोल फ्री नंबर जो अगले 1 घंटे तक आपके लिए उपलब्ध है 1800-113060। दूसरा नंबर है 1800-113061। टोल फ्री यानी इन पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। तो दोनों विषय के बारे में हमने आपको जानकारी दे दी, आपके कॉल्स का इंतजार रहेगा। अब आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारे दोनों मेहमानों से जो कि स्टूडियो में मौजूद हैं, जो कि आपके सवालों के जवाब देंगे और विषय पर और विस्तार से जानकारी भी देंगे। हमारे साथ डॉक्टर US तेवतिया जी हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर तेवतिया कार्यक्रम में आपका। आप मुख्य प्रबंधक हैं इंडियन पोटाश नई दिल्ली में, और आपसे हम जानकारी लेंगे कि किस तरीके से हमारे किसान अच्छी फसल ले सकते हैं। और हमारे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर हंसराज सिंह, जो कि प्रोफेसर एंड हेड है कृषि विज्ञान केंद्र हापुड़ उत्तर प्रदेश में। आप गेहूं के बारे में जानकारी देंगे। जैसा कि हमने बताया आपको कि गेहूं की पछेती बुआई एवं किस्में कौन कौन सी हैं, इस विषय पर आज हम बात करेंगे। तो दोनों ही मेहमानों से आप रूबरू हो चुके हैं और अपने सवालों के साथ आप तैयार रहें। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शरदकालीन गन्ने के बारे में बात कर लेते हैं। सर, गन्ने की अगर हम बात करें तो इसकी बुआई अक्टूबर महीने में हुई होगी और अब तक 2-3 महीने लगभग हो गए होंगे। इस अवस्था में गन्ने में कौन सी विशेष बातें हैं जिसका ध्यान रखना जरूरी हो जाता है? देखिए, शरदकालीन गन्ना अक्टूबर के माह में बोया जाता है और इसमें लगभग 40-45 दिन बाद जो है सिंचाई की जाती है पहली। और इस समय उसको तीसरा महीना चल रहा है हमारी शरदकालीन गन्ने की फसल को। और किसान भाई खाद की जो दूसरी टॉप ड्रेसिंग है यूरिया की करने वाले होंगे, तो किसान भाइयों 26 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसमें डाल दें। और दूसरी बात है इसमें कि जो आपको ठंड से बचाना है गन्ने को, क्योंकि इस समय गन्ने की क्रॉप की जो ग्रोथ है वो दिसंबर में और जनवरी में वो रुक सी जाती है, वो ठंड की वजह से, और पाले से भी उसको बचाना होता है। जी जी। तो किसान भाई 2-3 बातों का ध्यान रखें कि एक तो आपके जो खेत में अगर आपने पेड़ी कोई काटी हो और उसमें से आपको जो गन्ने के पत्ते हों तो उसमें मल्चिंग के रूप में फैला दें। दूसरा ये है कि हल्की मोटी जो वो होती है निराई गुड़ाई, वो आप कर दें और हल्का पानी उसमें लगाते रहें। और जो सल्फर है, वाटर सोल्युबल सल्फर, उसका लगभग 2% का घोल बनाकर अगर स्प्रे कर दें तो गन्ने को पाले से बचाया जा सकता है। बिल्कुल। तो कुछ बातें हैं जिसका ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि 3 महीने हो गए हैं, लगभग 3 महीने अब जिन किसानों ने अक्टूबर में बुआई की होगी उनको होने को है। और ऐसे में साथ ही जो मौसम है उसका भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बहुत सारे क्षेत्रों में शीतलहर चल रही है, दिन काफी ठंडे हो रहे हैं, और ऐसे में आपकी जो गन्ने की फसल है उसकी बढ़वार में भी विपरीत असर पड़ सकता है। तो उसे कैसे मैनेज किया जाए, आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं गन्ने पर हमारी रिपोर्ट। अगर शरदकालीन गन्ने में पिछले माह सिंचाई ना की हो तो इस माह सिंचाई जरूर करें। इससे ये फायदा होगा कि गन्ना सूख नहीं पाएगा और वजन भी बढ़ेगा। जिन किसानों ने गन्ने के साथ सह फसलें तोरिया राई की बुआई की हो वो निराई गुड़ाई का काम जरूर कर ले। शरदकालीन गन्ने में सरसों धनिया की अंतः फसलें लगाएं व ट्राइकोडर्मा की 20 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। अच्छी पेड़ी की फसल लेने के लिए गन्ने की मुख्य फसल की कटाई 15 जनवरी से 25 फरवरी तक करें। हालांकि दिसंबर माह में गन्ने की लगभग सभी किस्में कटाई के लिए तैयार हो जाती हैं और पुराने गन्ने की कटाई का काम जमीन से मिलाकर करें। तापमान कम होने के कारण दिसंबर जनवरी में काटे गए गन्ने की जड़ से फुटाव कम होता है।
दिसंबर जनवरी में गन्ने की कटाई जमीन की सतह से लगाकर करें। गन्ना काटने के तुरंत बाद ठूंठों पर 2 से 4 DE खरपतवार नाशक 500 से 600 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। तो अभी आपने गन्ने पर रिपोर्ट देखी। आइए बात करते हैं आज का जो हमारा दूसरा विषय है, यानी किस तरीके से हमारे किसान गेहूं की 75 किस्म की बुआई कर सकते हैं और साथ ही जो किसान गन्ना गेहूं ऐसे फसलें लेते हैं उनके साथ समस्या ये आती है कि गन्ना कटते कटते खेत जो है पूरी तरह से खाली नहीं होता है और गेहूं के लिए जो समय मिलना चाहता है उसमें कहीं ना कहीं कटौती हो जाती है। तो ऐसे में अगर आप 75 किस्मों की बुआई करते हैं गेहूं की तो ज़रूर कुछ ना कुछ आपको गेहूं की भी फसल मिल जाएगी। इसी पर आज हम बात करने वाले हैं। तो डॉक्टर हंसराज जी, क्या बताना चाहेंगे गेहूँ की 75 किस्मों के बारे में, ये क्यों हमारे किसानों के लिए महत्वपूर्ण है? देखिए, ऐसा है कि जो खेत है सीमित है और हम लोग बार बार कहते हैं कि जब गेहूं की बुआई समय से करिए, यानी 25 नवंबर तक कर ले टाइमली भी गेहूं, और अगर मान लो किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं तो 25 दिसंबर तक गेहूं की बुआई कर ले। लेकिन किसान भाई हमारे चूंकि उनके खेत नहीं खाली होता है, और मैं किसान भाइयों से यही अनुरोध करूंगा कि आप जो है अपने खेत का जो अपने रकबा है उसका फसल चक्र बनाएं, और फसल चक्र में देखें कि खरीफ में हम कौन सी प्रजाति लेंगे, वो कितने दिन की होगी, इसके बाद हम गेहूं की कौन प्रजाति ले, वो कितने किस्मों की, यानी अपने खेत का फसल चक्र बनाएं। तो इसमें सबसे ध्यान देने की बात यह है कि किसान भाइयों को जो क्षेत्र विशेष के लिए अनुमोदित प्रजाति उसको लेना चाहिए, नंबर 1। दूसरा चीज है क्योंकि किसान भाई कभी कभी अर्ली वाली लेट कर लेते हैं, लेट वाली बोल लेते हैं, तो उसका उनको सदुपयोग नहीं मिल पाता, पूरा रिस्पांस नहीं मिल पाता है। दूसरी बात आती है कि जो आपका बीज होता है वो बीज किसान भाई अपने घर का बीज बोल लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अगर हम बाजार का बीज लें, अपना बीज लें, अंतर में देखें तो पैदावार में काफी अंतर आएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो है शुद्ध और प्रमाणित बीज बोए। तीसरी बात आती है कि जब बुआई करते हैं तो बुआई में एक ध्यान देने की बात है कि उसमें खरपतवार नियंत्रण का पूरा सदुपयोग किया जाए। इसके बाद उसमें संतुलित उर्वरक की मात्रा डाली जाए। इसके बाद जो बीज दर वाली बात आती है कि अगर आपने 25 नवंबर तक बुआई कर लिया है तो बीज दर जो है आपका 125 कुंटल केजी 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर काफी है। लेकिन किसान भाई उसमें क्या करते हैं, अगर जनवरी में बोते हैं तो 140 किलो तक पहुंच जाता है। तीसरी बात आती है कि किसान भाई किस तरीके से बोते हैं, क्योंकि हम तो कहते हैं कि इनको जो है फर्टिसिडली से बोइए कि नीचे खाद रहे ऊपर बीज रहे, वो ज्यादा अच्छा होता है, या आपका रेज बेड प्लांटर से बोइए। इसके बाद अगर और थोड़ा विलंब हो जाता है तो किसान भाइयों से मैं कहता हूं कि बीज को शोधित कर ले। शोधित करने से क्या होता है कि बीज का जमाव प्रॉपर होगा, यूनिफॉर्म होगा, इससे आपकी पैदावार अच्छी होगी। जी बिल्कुल। तो पैदावार अच्छी किन चीजों से होगी इसके बारे में भी हमने आपको बताया। कुछ और जानकारियां हैं, आइए आप तक पहुंचाते हैं अपनी इस रिपोर्ट के माध्यम से। कुछ परिस्थितियों में किसान गेहूं की खेती समय पर ना कर पाने के कारण गेहूं की पछेती खेती करते हैं। बुआई का समय पूर्वी भारत में 10 दिसंबर तक, उत्तर भारत में 25 दिसंबर तक व दक्षिण भारत में 30 नवंबर तक होता है। बुआई से पहले बीजों का शोधन जरूरी है। इसके लिए 1 किलोग्राम बीज को 2.5 ग्राम थिरम या 2 ग्राम कैप्टॉन दवा से शोधित करना चाहिए। देर से बोने पर जमाव के समय कम तापमान और दाना बनते समय अधिक तापमान होने से फसल की पैदावार पर काफी प्रभाव पड़ता है। लेकिन कुछ सस्ती क्रियाओं को अपनाकर इस कमी की काफी हद तक भरपाई की जा सकती है। इसके लिए किसानों को चाहिए कि वो उन्नत किस्मों का चयन करें। पछेती किस्मों में मुख्य है HI 1621, HD 3271, HD 3018, DBW 14, HS 207। सामान्य गेहूं को 15 से 23 सेंटीमीटर की दूरी पर पंक्तियों में बोया जाता है। देरी से बोने पर ऊसर भूमि में पंक्तियों की दूरी 15 से 18 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। अच्छे अंकुरण के लिए बीज की गहराई 4 से 5 सेंटीमीटर रखें। सिंचाई की बात करें तो पहली सिंचाई 25 से 30 दिन में करनी चाहिए। बुआई के 4 से 5 सप्ताह बाद एक निराई गुड़ाई करने से खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। विपिन है हमारे साथ, एक दर्शक जिन्होंने सागर से कॉल किया है। स्वागत है विपिन जी आपका हेलो किसान में, बताइए क्या सवाल है।
हेलो जी मैम नमस्ते। नमस्कार। जी मैम, मेरा सवाल गेहूं को लेकर था कि गेहूं बोना चाहते हैं। अरहर की फसल ली थी हमने और लगभग 8 से 10 दिन में खेत खाली हो जाएगा। अरहर की कटाई चल रही है। तो पिछली साल भी मैम बोई थी, लेकिन उस साल पिछली साल अच्छी फसल नहीं आई थी गेहूं की, और क्योंकि मार्च फरवरी के अंतिम से गर्मी ज्यादा पड़ने लगती है, इस कारण से इस बार लग रहा है कि ना बोए तो बोए या ना बोए, या फिर कोई दूसरा सुझाव विशेषज्ञों से मैं जानना चाहूंगा। या फिर गेहूं की बुआई भी करें तो सागर जो बुंदेलखंड एरिया है, तो यहाँ पर कौन सी किस्म अच्छी रहेगी? ठीक है विपिन जी। जी देखिए विपिन जी, आपका जो सवाल बहुत अच्छा है कि जो गेहूं का होता है जब लेट बोते हैं तो भगवान भरोसे होता है। पिछले साल क्या हुआ था कि फरवरी में तापक्रम ज़्यादा बढ़ गया था, तो जो गेहूं मिल्की अवस्था में था, दूधावस्था में था, उसका दाना सूख गया था और पैदावार काफ़ी कम हुई थी। पिछले बार ये जनरल रिपोर्ट है, लेकिन इस साल चूंकि 2-1 साल से देखा जा रहा है कि मौसम शिफ्ट हो रहा है आगे को, तो आप जो है उसको खेत को खाली छोड़ने से अच्छा ये है कि आप गेहूं की पिछेती बुआई, जैसे आपका PVW 173 है या HD 2864 है या HD 2932, आप जो है आपके एरिया के लिए रिकमेंडेड वैरायटी है, आप इनमें से बो सकते हैं। लेकिन थोड़ा जल्दी करने के लिए क्या है कि आपका बीज उपचार कर लें, और बीज उपचार के लिए वही तरीका बताया आपसे। सबसे अच्छा तो ये होगा कि आप गेहूं को गुनगुने पानी से 20 लीटर पानी ले लें और उसमें गेहूं को डाल दें, बीज को, और उसमें क्या होता है जो गेहूं खराब होगा, खोखला होगा या आपका किसी तरह कंटामिनेटेड होगा, वो गेहूं ऊपर आ जाएगा, उसको छान के फेंक दीजिए। इसके बाद एक देसी तरीका, बहुत अच्छा तरीका है कि आप जो है गौमूत्र लीजिए 4 से 5 लीटर। इसके बाद उसमें लगभग आपका 2 से 3 किलोग्राम जो है ना सड़ा केचुए खाद लीजिए, उसमें 1-1.5 किलो गुड़ डाल दीजिए। ये 40 किलो बीज के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और बीज को पहले भिगो दीजिए, भिगोने के बाद हल्का अंकुरित होने लगे तो इसको आप उपचारित कर दीजिए। जैसा भी बताएं कि आप जैसे फंजीसाइड, FIR शब्द आता है कि फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम। तो फंजीसाइड में आप जो है बावेस्टीन या कार्बाडाजिम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से, या आपका ट्राइकोडर्मा ले सकते हैं। इसके साथ साथ इंसेक्टिसाइड में जहां पर हल्की जमीन है, उसमें जहां दीमक का प्रकोप या भूमिगत कीड़े लगते हैं, उसमें बवेरिया ब्रेसियाना का जो बायोपेस्टिसाइड उसका प्रयोग करिए। इसके बाद जो राइजोबियम बात आती है तो इसमें राइजोबियम नहीं होता, चूंकि लेग्यूम क्रॉप नहीं है, तो इसमें अजोटोबैक्टर आपको 5 से 6 ग्राम प्रति किलोग्राम, और इसके साथ साथ ये PSB आता है, फास्फेट सॉल्युबल बैक्टीरिया, इसमें आप जो है करीब 6 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर दीजिए। तो आपका जो गेहूं अच्छा होगा और आपका जो जर्मिनेशन होगा वो लगभग 4 से 5 दिन में हो जाएगा। बिल्कुल। तो देखिए जर्मिनेशन काफ़ी जल्दी हो जाएगा, 4 से 5 दिन में हो जाएगा। और जैसे कि हमें सर बता रहे हैं कि ये बिल्कुल सही बात है कि जो एक तापमान का पैटर्न होता था उसमें काफ़ी बदलाव आ रहा है, लेकिन उसी के साथ साथ नई नई किस्में भी आ रही हैं ताकि हमारे किसानों को सहूलियत रहे, और बदलते मौसम के साथ या फिर एक कहें जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसी के अनुरूप हमें अपने किस्मों का भी चुनाव करना होगा। अब बात करते हैं गन्ने पर। सर अगर गन्ने की बात करें तो उर्वरक प्रबंधन किस तरीके से किया जाए, जो समय है अभी उसको देखते हुए? देखिए उर्वरक जो है यूरिया नत्रजन को छोड़ के सभी बेसल डोज में दिया जाता है जब गन्ना बोआ जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं किसानों भाइयों ने जो खाद है वो ऑलरेडी डाल चुके होंगे। फिर भी अगर उनको ऐसा लगता है कि उनकी गन्ने की पत्तियां जो हैं पीली पड़ रही हैं, तो वो उनमें नाइट्रोजन का घोल बनाकर 1.5% का नाइट्रोजन का घोल बनाकर, या वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर है NPK 19-19-19, इसका भी घोल बनाकर 1 किलो प्रति एकड़ का उसमें छिड़काव कर सकते हैं। तो उससे उनके जो डेफिशिएंसी सिम्टम होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। और अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी दिखाई दे तो माइक्रोन्यूट्रिएंट जो वाटर सॉल्युबल हैं उनका घोल बनाकर भी स्प्रे किया जा सकता है। ट्राइकोडर्मा और ये जो सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट NPK, DAP और यूरिया, ये सभी आधी जो मात्रा होती है नत्रजन की वो बुआई के समय किसान भाई डालते हैं, क्योंकि अब तीसरा महीना चल रहा है तो वो बुआई तो का समय तो निकल चुका है। तो अब जो टॉप ड्रेसिंग का है वो जैसे मैंने पहले बताया कि यूरिया की जो डोज है वो दी जाएगी, दूसरी डोज, और जो स्प्रे हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट वगैरह के वो किसान दे सकते हैं।
जी बिल्कुल। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है उसका भी ध्यान ज़रूर रखें, उनकी कमी से भी हमारी फसलों पर काफ़ी विपरीत असर पड़ता है। तो किस तरीके से पोषण प्रबंधन करना है इसके बारे में अभी हमने कुछ और जानकारियां हासिल की, आगे भी कुछ और आपको बताएंगे। लेकिन एक दर्शक है राम नैन हैं जिन्होंने जींद हरियाणा से मैं कॉल किया है। आइए उनका हम पहले सवाल ले लेते हैं। जी राम जी बताएं क्या सवाल है। हेलो। हेलो जी नमस्कार, बताइए आपका प्रश्न क्या है। हेलो जी हेलो। हाँ जी जी बताएं क्या जानकारी चाहते हैं आप। जी मैं यही पूछ रहा था कि गेहूं की बिजाई का तो मैडम चला गया टाइम। हाँ जी जी आगे बताएं क्या कहना चाह रहे हैं, अब सवाल क्या है आपका। यही कह रहा था कि मैं अभी तो जो टाइम था वो चला गया। अब जैसे जो 75 गेहूं बिजेगी ना। हाँ जी बिल्कुल। तो उसके क्या ग्रोथ के लिए क्या क्या सही रहेगा, जो डाइट प्लान है, क्योंकि उसमें टाइम रहता है। जो गेहूं थी उसमें तो 3-3, 4-4 यूरिया डल जाएगा। अभी पूरा नहीं होएगा वो 75 किस्म को लेकर मुझे लगता है। और एक और जो ये नैनो यूरिया है ना जी, इसका और कट्टे के जो बैग आ रहे हैं उसमें डिफरेंस क्या है। अच्छा आप नैनो यूरिया के बारे में जानना चाहते हैं या फिर दोनों सवाल है, ठीक है। देखिए रामनैन जी, आपका प्रश्न बहुत बढ़िया है कि पहला तो ये कि आपका बहुत विलंब हो चुका है, तो विलंब के लिए प्रजाति जो HD 3298 है जो फोर्टिफाइड भी है, इसमें क्या होता है फेरस लगभग 43% है। ये आप इसको जनवरी के प्रथम सप्ताह में बुआई कर लीजिए। पहला प्रश्न तो आपका ये था। दूसरा चीज बात आती है कि जो आप लिक्विड फर्टिलाइजर नैनो फर्टिलाइजर की बात कर रहे हैं, इससे क्या होता है कि जो आप चाह रहे हैं, जो हमारे देश की इसमें मेजर समस्या है कि आपका पॉल्यूशन की जो यूरिया हम डालते हैं ग्रेनुल फार्म में, उसका मात्र जो है 30 से 40% पौधे अपटेक कर पाते हैं। और किसी न किसी, चूंकि इनका जड़ गेहूं का झगड़ा होता है और ऊपर की तरफ होता है, तो जो है जो यूरिया होती है वो नीचे चली जाती है, लीच डाउन हो जाती है, या कुछ यूरिया आपका ऊपर उड़ जाता है। तो जो नैनो यूरिया बात आ रही है, तो नैनो यूरिया में जो है आप एक तो आपका इकोनॉमिक्स होगा, दूसरा चीज आपका एनवायरनमेंट सेफ होगा, तीसरी चीज होगा आपका स्टोरेज या हैंडलिंग में काफी अच्छा रहेगा कि आप एक सीसी लिए जेब में लेके चले गए, आपने 1 एकड़ के लिए हो गया। तो अच्छा होगा कि हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आप नैनो यूरिया करिए। जैसे आपका इफको का आया है 18-18-18, इसका जो है आप जो है 2.5 से 3 किलोग्राम मात्रा, ये जो है बुआई के 30 से 35 दिन बाद दें। दूसरा आता है एक 17-44-0 करके एक आता है जिसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है, इसको आप 50 से 55 दिन बाद देंगे। और एक पोटास आता है जो आपका फुटाव अवस्था में दाना चमकीला, जो कि बीमारी न लगे, मतलब बीमारी के रेजिस्टेंस के लिए की जाती है। तो इससे क्या होता है, नैनो यूरिया का बहुत अच्छा स्कोप है, आप इसको प्रयोग करिए। इससे क्या होगा कि हमारे जो वातावरण है, चाहे वायु प्रदूषण लीजिए, चाहे आप मृदा प्रदूषण लीजिए या जल प्रदूषण, इससे काफी बचा जाएगा। बिल्कुल। तो देखिए नैनो यूरिया के बारे में हमारे दर्शक ने जानना भी चाहा था, तो कितने इसके फायदे हैं ये भी आपने जाना। एक छोटी सी बॉटल है, आप अपनी जेब में रखिए और घर ले आइए। अगर आप यूरिया के पूरे बैग लेने जाते हैं तो उसमें आपको ट्रांसपोर्ट भी लगता है, वो इतना आसान भी नहीं रहता है, और इसे स्प्रे करना भी काफ़ी आसान रहता है हमारे किसानों के लिए। तो कुल मिलाकर कई इसके फायदे हैं, लाभ हैं, जिन्हें ज़रूर आप अपनाएं और आजमाएं भी। बहरहाल इसी के साथ ही वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहे हेलो किसान। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। आज हम बात कर रहे हैं शरदकालीन गन्ने में कैसे पोषण प्रबंधन करें, और साथ ही आज का हमारा दूसरा विषय है कि किस तरीके से पछेती किस्मों का चुनाव कर हमारे किसान गेहूं की भी अच्छी फसल ले सकते हैं। कोई भी अगर आपके सवाल है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर्स पर कॉल करें। दोनों नंबर हम लगातार स्क्रीन पर आपके लिए फ्लैश कर रहे हैं। इस बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। राहुल है फोन पर। राहुल है ललितपुर उत्तर प्रदेश से। जी राहुल जी बताइए क्या सवाल है। हेलो जी, गेहूं के लिए जानकारी लेना है। सेकंड पानी कितने दिन में देना चाहिए? दूसरी सिंचाई कब करें? ठीक है सर, दूसरी सिंचाई कब करें? देखिए राहुल जी, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा। पहला पानी जो आपने लगा दिया है 20 से 25 दिन पर, और मैं सभी श्रोताओं से, दर्शक दीर्घाओं से अनुरोध करता हूं कि जो पहला पानी है बहुत हल्का लगाइए, और उससे क्या होता है कि बराबर जमीन में एरेशन बनी रहती है। तो दूसरा पानी आप जो है 30 से 35 दिन बाद लगा दीजिए, 40 दिन बाद, 35 से 40 दिन बाद दूसरा पानी लगा दीजिए, लेकिन पानी को हल्का लगाइए। बिल्कुल। चलिए अब बात कर लेते हैं पोषण प्रबंधन पर। किस तरीके से शरदकालीन गन्ने में पोषण प्रबंधन किया जाए, सर क्या बताना चाहेंगे? पोषण के बारे में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो न्यूट्रिएंट है, माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं, या जाड़ों के दिनों में सल्फर का स्प्रे इसको पाले से बचाएगा। तो 1.5 से 2% का घोल वाटर सोल्युबल सल्फर का इसमें करें। और उसके बाद में जो मेन इसके बाद में रोगों और कीटों का ध्यान रखना होता है। जी जी जी। तो रोगों और कीटों का ध्यान, जो शरदकालीन जो गन्ना है वो अभी छोटा होगा, तो उसमें अर्ली सूट बोरर आ जाता है कभी कभी। और तो अर्ली सूट बोरर के लिए जो एक दवा है जो बहुत ही प्रचलित है, जो क्लोरोएंट्रीनिलीप्रोल, इसका भी एक अपडेटेड वर्जन आ गया है जो टेट्रानिलीप्रोल है अब। तो उसका आप ड्रेंचिंग कर सकते हैं। ड्रेंचिंग करने के लिए जो आपका फुवारा होता है उसकी जो धार होती है उसको मोटा करके और कूड़ों में उसके साथ साथ उसकी ड्रेंचिंग कर सकते हैं, तो उसका बहुत ही अच्छा असर होगा। दूसरा क्या है कि जो हमारे किसान भाइयों ने जो गन्ना काटा है और जो रेट्यून है, तो वो भी जो है स्प्राउट कर रही है। तो कभी कभी उस क्रॉप में क्या है कि रूट बोरर भी लग जाता है। तो रूट बोरर को कि क्या लक्षण होते हैं कि उसमें पत्तियां पीली पीली हो गए और ग्रोथ नहीं होती। जो ब्यात आता है, जो कल्ले निकलते हैं, वो वहीं के वहीं रुक जाते हैं और कलर उनका पीला हो जाता है, ग्रोथ नहीं होती है, और कुछ दिनों के बाद वो सूखने भी लगते हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक दवा है इमिडाक्लोरोपिड, उसका 2 से 2.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल लगाकर उसकी भी ड्रेंचिंग करनी होती है, जिससे कि वो केमिकल रूट में पहुंच जाए और उसको कंट्रोल कर ले। तो मेन यही है। बाकी जो एक कभी कभी दीमक भी अगर किसी किसान भाई के खेत में है, तो उसके लिए क्लोरोपाइरीफॉस 50 EC वो 4 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर और उसका भी छिड़काव कर दें। और दूसरा, अगर कुछ गिडार टाइप दिखाई दे रही है, उसमें पत्ते काटने वाली, कोई एक पत्तियां काट देती है, तो उसके लिए वो जो है इमिडाक्लोरोपिड वही काम कर देगा। उसमें ये करेंगे ड्रेंचिंग करते समय पूरे पौधे को जैसे निला देते हैं, उसमें ऐसे करते हुए, और दवा नीचे चली जाएगी कूड़ों में। तो उससे ये रोग और कीट इन दवाओं से नियंत्रित हो जाएंगे। दूसरा ये है कि खरपतवार अगर हैं, चौड़ी पत्ती के खरपतवार हैं, तो उनको 2,4-D लगभग 400 से 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उसको उसमें डाल सकते हैं। उससे वो खरपतवार नियंत्रण भी हो जाएगा। जी, रामानाथ बर्मन जी हैं हमारे साथ एक दर्शक, आइए उनसे बात कर लेते हैं। हेलो रामानाथ जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में। बताएं क्या सवाल है? जी मैम, अभी ये अपनी यहाँ पे गेहूँ बोया जा सकता है क्या? इसके बारे में पूछना चाहता हूँ। बिहार से बात जी सर, क्या इनके क्षेत्र में अभी गेहूं की फसल ली जा सकती है? नहीं, गेहूं की फसल बिल्कुल ली जा सकती है। ये आपका बिहार में जो प्रजाति है, बिहार के लिए एक HD 2985 जिसे पूसा बसंती कहते हैं, और इसकी पैदावार अच्छी है। और लेकिन तब डिपेंड करेगा ये तापक्रम पर, लेकिन अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इस नवंबर दिसंबर लास्ट तक बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्रजाति जो बताया था आपको, यही है HD 2985,
ये पूसा बसंती कहते हैं, लेकिन उसका बीज उपचार अवश्य कर लें और बीज की जो है हल्का सा जर्मिनेट कर लें, ताकि उसको जो है, चूंकि टेम्परेचर लो हो रहा है और इस टेम्परेचर लो में आपका जो है प्रॉपर नमी होना चाहिए, नमी पर आप बो देंगे तो आपका जर्मिनेशन अच्छा होगा, बो सकते हैं। बिल्कुल, तो देखिए नमी की कमी नहीं होनी चाहिए, आप नमी का जरूर ध्यान रखें और ऐसे में बुआई भी बेहतर रहती है। चलिए अब गन्ने पर बात कर लेते हैं। सर, अभी आपने कीट और बीमारियों के बारे में बताया कि किस तरीके से कीट और बीमारियां हो सकती हैं। अब आ जाते हैं खरपतवार पर। खरपतवार भी एक समस्या रहती है, तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, खरपतवार का जैसे मैंने अभी बताया कि अगर किसान भाई उससे फिजिकल मेथड से निराई गुड़ाई करके निकाल सकते हैं तो बहुत अच्छा है। उससे क्या होगा कि नमी भी कंजर्व रहेगी शरदकालीन ऋतु में और उसको पाला भी नहीं लगेगा। दूसरा, खरपतवार भी नियंत्रित हो जाएंगे बिना केमिकल। लेकिन जहाँ पे लेबर की समस्या है और किसान भाई अपने खरपतवार निकालने के लिए निराई गुड़ाई नहीं कर सकते, तो वहाँ पे चौड़ी पत्ती के लिए जैसा मैंने बताया 2,4-D 400 से 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उसमें इस्तेमाल करके उनका नियंत्रण कर सकते हैं। दूसरा, एक मैं अपनी तरफ से बताना चाहूँगा कि जाड़ों के समय में एक जो टिलरिंग होती है, जो कल्ले निकलने की समस्या रहती है कि वो कम निकल पाते हैं गन्ने में, तो उसके लिए किसान भाइयों सबसे पहली बात ध्यान रखने की ये है कि कल्ले जब ज़्यादा निकलेंगे जब जड़ों का विकास अच्छा होगा। और जड़ों के विकास के लिए जो फर्टिलाइजर में है वो है फास्फोरस। फास्फोरस की मात्रा बोते समय अगर अच्छी डाली होगी तो उसमें जड़ों का विकास अच्छा होगा। दूसरा, एक माइकोराइजा है। माइकोराइजा एक जो जड़ों के साथ में एसोसिएशन करके और जो मिट्टी में दूर पड़ा फास्फोरस है उसको जड़ों तक लाता है गन्ने में, तो वो भी जड़ों के विकास में सहायता करता है। तो उसको माइकोराइजा 2 किलोग्राम प्रति बीघा, या ये कहना चाहिए कि 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अपने खेत में बुआई के समय डाल दें। जो किसान भाई बुआई के समय नहीं डाल पाए, वो पानी लगाने से पहले उसको 10 किलो माइकोराइजा को लगभग 100 किलो गोबर की खाद में मिला के, या कम में भी मिलाया जा सकता है, उसमें मिला के और अपने खूड़ों में डाल दें और पानी लगा दें, क्योंकि उसको खुला ना छोड़ें। हालांकि अभी ठंड है, लेकिन उसको अगर मिट्टी में मिला देंगे तो बहुत अच्छा होगा। जो किसान भाई अगर निराई गुड़ाई करना चाह रहे हैं, अगर उससे पहले मिला देंगे तो वो बहुत अच्छा होगा। जो निराई गुड़ाई नहीं कर रहे हैं तो वो पानी लगाने से पहले उसको अपने खेत में कूड़ों में डाल दें, तो उसका भी फायदा वो ले सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जो टिल्लिंग के समय न्यूट्रिएंट की कमी नहीं होनी चाहिए, उसको न्यूट्रिएंट पूरे मिलने चाहिए। जो किसान भाई अगर नहीं लगा पाए हैं बुआई के समय, तो अब भी कूड़ों में डालकर और उनको फर्टिलाइजर को वो डाल सकते हैं। फास्फोरस डालें तो वो वाटर सॉल्युबल डालें और स्प्रे के रूप में डालें। और पोटास को अगर आप निराई गुड़ाई कर रहे हैं तो उसको मिलाना जरूरी है, उसमें भी मिला सकते हैं। और नहीं तो वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर बेस्ट है इस समय भी डालने के लिए। कुछ अपने जो कुछ स्टिमुलेंट भी आते हैं, जैसे सीवीड एक्सट्रैक्ट है, उसका भी स्प्रे कर सकते हैं किसान, उसका भी लाभ ले सकते हैं। ह्यूमिक एसिड भी डाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो ग्रोथ के लिए। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगा इस समय शरदकालीन गन्ने में, बिल्कुल बताएं, कि जो ठंड पड़ रही है इस समय, किसान भाई सभी अपना गन्ना मिलों पे डालते हैं और मिलों में प्रेस मड होती है। तो इस समय जो कच्ची प्रेस मड होती है, वैसे तो हम ये कहते हैं कि उसको कंपोस्टिंग करके डालना चाहिए, लेकिन ये देखा गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केयर रिसर्च में भी कि अगर इस समय जाड़ों के समय में कच्ची जो प्रेस मड है उसको भी डालकर और निलाई गुड़ाई कर दी जाए, या जो छोटे इंप्लीमेंट होते हैं पावर टिलर वगैरह उनसे जुताई कर दी जाए, यानी कि उसको जमीन में मिला दिया जाए, तो वो पाले से भी बचाता है ठंड से गन्ने को पूरे जाड़ों में। एक गर्मी, क्योंकि उससे हीट निकलती है, तो वो हीट जो है गन्ने की ग्रोथ को बनाए रहती है और उसको ठंड से उसको बचाती है। तो ये कुछ बातें महत्वपूर्ण है गन्ने के लिए। जी बिल्कुल। एक कॉलर है, विपिन शर्मा है, आइए उनसे बात करते हैं। विपिन जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में, बताएं क्या सवाल है। हेलो जी बताइए विपिन जी, सवाल बताएं अपना। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। सबसे बोल रहा था मैडम, मुझे एक तो ये जानकारी लेनी थी कि हम नवंबर के प्रथम सप्ताह में अपनी बुआई कर चुके हैं गेहूं की, कर जाती, तो
उसमें हमें नैनो यूरिया कब कब कितनी मात्रा में लगाना चाहिए प्रति एकड़ के हिसाब से बताएं मैडम, एक एकड़ में कितनी नैनो यूरिया की मात्रा लगाई जाए और आगे भविष्य में भी हम कब लगा सकते हैं? तो हम यूरिया पैकेट लगा चुके हैं। ठीक है, नैनो यूरिया के बारे में आप जानना चाहते हैं कि कब कब कैसे इसका इस्तेमाल किया जाए, और जी सर क्या बताना चाहेंगे इन्हें? देखिए, नैनो यूरिया की जो बात आप कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है और हम लोग इस पर प्रमोट भी करते हैं। तो नैनो यूरिया आप जो है इस पर, जैसे आपने पहला पानी लगा चुके हैं 20 से 25 दिन पर, इसके बाद आप यूरिया की डाल चुके होंगे, इसके बाद आप जो है करीब 35 से 40 दिन पर नैनो यूरिया डाल दीजिए। इसके बाद आप दूसरा डोज जो है 55 से 60 दिन डालिए और तीसरा डोज जब आपका बाली जो है निकलने के स्टेज में उस समय डाल दीजिए, तो आपकी पैदावार बहुत अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल, तो अभी आप समझ गए होंगे कि कब कब आप यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, कब कब इसे आप अपनी फसल में इसे डालें ताकि अच्छा आपको इसका रिजल्ट मिले। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें हेलो किसान। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। आज हम बात कर रहे हैं शरदकालीन गन्ने के बारे में और साथ ही बता रहे हैं आपको कि कैसे आप गेहूं की पुछैती किस्म की बुआई कर सकते हैं। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अगर दोनों ही विषय से जुड़े आपके कोई भी सवाल है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर्स पर कॉल करें और अपने सवाल हम तक पहुंचाएं। नंबर आप टेलीविजन स्क्रीन से नोट कर सकते हैं। शुल्क इस पर आपका कोई भी नहीं लगेगा क्योंकि ये टोल फ्री नंबर्स है। चलिए अब बात करते हैं गेहूं के बारे में। तो सर ये बताएं कि उर्वरक प्रबंधन किस तरीके से जो 75 किस्में हैं गेहूं की उसमें इस समय किया जाना चाहिए? देखिए ऐसा है कि जो उर्वरक प्रबंधन की बात आ रही है बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोग बार बार कहते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि आपका कार्ड बनाए, सॉइल हेल्थ कार्ड बनाया जाए। इसके पीछे मंशा है कि किसान भाई अपने खेत में संतुलित मात्रा उर्वरक डालें। संतुलित मात्रा उर्वरक तभी पड़ेगा जब आप उसमें जो है अपने मृदा की जांच कराएंगे, क्योंकि मृदा जांच कराने के उपरांत ही पता लगेगा कि हमारे जमीन में किन पोषक तत्वों की अधिकता है, किन की कमी है। और गेहूं के लिए जो बताया मैंने कि 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 30 किलोग्राम पोटास और 20 से 25 किलोग्राम जिंक प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता पड़ती है। ये तो आप उसमें अगर आप तत्व के रूप में लें तो लगभग आपका 140 किलोग्राम यूरिया, इसके बाद आपका जो फास्फोरस है डीएपी है, डीएपी लगभग 90 किलोग्राम और पोटास आपका 50 किलोग्राम और जो है जिंक सल्फेट जो बात है 20 से 25 किलोग्राम।
इसकी डालने का तरीका, चूंकि ये जो डोज है ये ब्लैंक रिकमेंडेशन है, लेकिन अगर मृदा परीक्षण कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हर खेत का मतलब एक ही खेत में मृदा का जो फर्टिलिटी स्टेटस है वो अलग अलग होती है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि आप अपने खेत का नमूना ले लें, अच्छी तरह ले लें, और नमूना लेते तो कुछ बातें आती है कि आपके नाली के पास से नहीं लेंगे, आपका पेड़ के पास से नहीं लेंगे, क्योंकि उसमें डिकम्पोजिशन होता है, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ जाती है, तो आप उसका नमूना लेने के बाद ये डाल सकते हैं। लेकिन जब आप परीक्षण नहीं कराए हैं तो आपका जो बताया कि 140 किलोग्राम नत्रजन यूरिया, आपका 90 किलोग्राम डीएपी, इसके बाद आपका 50 किलोग्राम पोटास और 20 से 25 किलोग्राम आपका जिंक सल्फेट। जो डालने का तरीका यह है कि आप यूरिया की आधी मात्रा, फास्फोरस की पूरी मात्रा, पोटास की पूरी मात्रा और जो है जिंक की पूरी मात्रा बुआई के समय जो है दे दे। जैसा हम लोग कहते हैं कि नीचे खाद ऊपर बीज, तो इससे अच्छा ये तभी होगा जब आप सीड ड्रिल से करेंगे। पहले हम लोग बोते थे देसी चोंगा विधि से बोते थे, देसी हलों के पीछे, तो ये आपका हुआ। अगर आप जो है इसके बाद आती है कि जो यूरिया की शेष मात्रा है आप उसको 1/4 यानी 25% यूरिया, जो 50% बचा है 25% जो है आपका 35 से 40 दिन पर, और दूसरी जो 25% आप 40 से 50 डोज अवस्था में दे सकते हैं। तो इससे क्या होता है, यूरिया का बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस आती है। श्रोताओं, आप बता दें आपको, अगर आपके खेत में मतलब हल्का पीलापन आ रहा है तो पहली बात विशेषज्ञ दिखाएं, क्योंकि पीलापन आपका 3 कारणों से आता है। पहला कारण होगा कि आपने अगर पहला पानी ज्यादा लगाया और धान गेहूं फसल चक्र है तो जो बैक्टीरिया होते हैं आपके धान के ठूंठ को सड़ाने में लग जाते हैं, उस समय आपका गेहूं पीला होगा। दूसरी चीज आती है कि जिंक की कमी होती है, जो धान गेहूं फसल चक्र में है कि इसमें जिंक अगर आपने जो धान में नहीं डाला है तो गेहूं में इसका आएगा, असर आएगा, मतलब आपको लक्षण दिखाई देंगे। तीसरा चीज आती है कि अगर दीमक का प्रकोप है तो भी आता है। तो मेरा सबसे अच्छा यह है कि आप जो है अपने जो है विशेषज्ञ, जो आपके कृषि विज्ञान केंद्र है, यूनिवर्सिटी है, या विशेषज्ञ दिखा ले, उसके बाद आप जो है वो जो पीलापन आ रहा है उसके बाद ये प्रयोग करें। जी, हमारे साथ दर्शक है राजेंद्र सिंह, जिन्होंने उत्तर प्रदेश से में कॉल किया है। राजेंद्र सिंह, स्वागत है आपका हेलो किसान में, बताएं क्या सवाल है। जी नमस्कार जी। जी नमस्कार। मेरा ये सवाल है कि जैसे कि गेहूं में मैंने खरपतवार नाशक दवाई लगा दी है। जी बिल्कुल। और उसके बाद में जैसे कि खाद डालूं, मतलब कितने दिन बाद और पानी कितने दिन बाद लगाऊं? पहले खाद लगाऊं या मतलब पहले पानी लगाऊं? ठीक है सर, क्या बताना चाहेंगे? देखिए राजेंद्र जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। ये आपका जैसे आपने पानी लगा दिया है, पानी लगाने के बाद खाद तब डालें जब आपका पैर उसमें सहने लगे। सहने का मतलब होता है कि आप उस खेत में जाएं और खेत के अगर पीछे देखें तो आपके पैर के निशान, पैर आपका दबे ना और पैर की हल्की सी पपड़ी ऊपर छोड़ती जाए, यानी आपका निशान बनता जाए। अगर पैर दब रहा तो उसमें आप जो है यूरिया नहीं लगाएंगे, नंबर 1। दूसरी बात आती है जो आपने कहा कि खाद पहले लगाएंगे पानी पहले लगाएं, ये डिपेंड करेगा आपका मृदा पर। अगर आपकी जमीन हल्की है तो आप पहले पानी लगाएंगे, पानी लगाने के बाद जब खेत हल्का सा ओट पर आ जाएगा तो यूरिया लगाएंगे। लेकिन खेत आपका भारी है, चिकनी मिट्टी है, तो आप पहले यूरिया लगाएंगे फिर पानी लगाएंगे। बिल्कुल। तो देखिए जैसे आपके यहाँ स्थिति हो उसी के अनुसार ही आप देखिए कि आपको पहले पानी लगाना है या यूरिया लगाना है। आइए बात कर लेते हैं गन्ने पर। तो सर अब आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी सिंचाई की बात हो रही है, तो गन्ने में सिंचाई को लेकर क्या बताना चाहेंगे दर्शकों को? देखिए, जाड़े का समय है, सर्द ऋतु है, और पानी हल्का लगाएं इस समय गन्ने में, और उसको थोड़ा अगर जल्दी लगाएंगे तो ये पाले से, ठंड से भी रक्षा करेगा और गन्ने को भी पानी की कमी नहीं होगी। तो इसलिए लगभग 15 दिन पे, क्योंकि इस समय पे 15 दिन या 20 दिन पे पानी हल्का लगाते रहे तो इसमें पाले से बचाव किया जा सकता है। जी सर, अब आपसे समझना चाहेंगे कि जो हम गेहूं की बात कर रहे हैं तो उसमें खरपतवार नियंत्रण किस तरीके से करें, क्योंकि हम देखते हैं कि कई बार खरपतवार नियंत्रित ना करने की वजह से हमारे किसानों को बहुत नुकसान हो जाता है, क्योंकि जो मुख्य फसल है उसके पोषक तत्व ये खरपतवार चूस जाते हैं। देखिए श्रोताओं, ऐसा है कि पहले हम आपको बताएंगे कि खरपतवार नियंत्रण आवश्यक क्यों है जी। तो इसके पीछे सबसे बड़ी बात आती है कि आपका जो स्पर्धा होती है, कंपटीशन होता है,
आपका चाहे सनलाइट का हो, चाहे आपका पोषक तत्व का हो या पानी का हो, तो वो जो है ज़्यादा तेज खींचते हैं, तो हमारा जो फसल है उस पर डोमिनेंट हो जाते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि खेत को 40 से 45 दिन बाद वीड फ्री होना चाहिए। तो वीड फ्री। और दूसरा चीज़ आता है, दिक्कत आती क्या है कि जो हमारे कीट और बीमारी हैं उनका लाइफ साइकिल आपके जो है खेत के जो मेड़ होते हैं, मेड़ों पर जो घासें होती हैं उनमें पूरा होता है, और जैसे ही अनुकूल मौसम आता है वो आपके क्रॉप पर माइग्रेट कर जाते हैं। तो अगर हम उसको वीड को खत्म कर दें, खरपतवार खत्म कर दें, उनका लाइफ साइकिल ब्रेक हो जाएगी। तीसरा बात आती है कि कुछ ऐसे कटीले जो है खरपतवार आ जाते हैं जिनसे आपका कटाई में और बढ़ाई में दिक्कत आती है। और चौथा दिक्कत आती है कि अगर उसमें थ्रेसिंग के समय आपको सीड में चले गए तो उसकी क्वालिटी भी खराब होती है। तो इसलिए जो है वीड का जो अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो आपकी पैदावार लगभग 25 से 30% बढ़ जाएगी। बिल्कुल जी। तो 20 से 25% जैसे आपने बताया है कि फीसदी जो मुख्य फसल है उस पर प्रभाव पड़ेगा। सर यहाँ पे बताया कि कौन कौन से ज़्यादातर इसमें खरपतवार होते हैं और उनका किस तरीके से निवारण किया जाए? देखिए, ऐसा है ना कि जहाँ खरपतवार की बात आती है उनको हम 3 श्रेणियों में बांटते हैं। एक सक्रिय पत्ती वाला होता है और एक जो होता है चौड़ी पत्ती वाला होता है, एक पेरिनियल होता है। तो क्या होता है, जो गेहूं में होता है जो सक्रिय पत्ती आती है, सक्रिय पत्ती में क्या आता है, मेनली आपका गुली डंडा है जिसे गेहूं का मामा कहते हैं, कहीं फिलिस माइनर कहते हैं, आपका जंगली जई है। इसके बाद अन्य जो है अन्य खरपतवार पतले वाले होते हैं। तो पहले किसान भाई उस खेत को देखें, उसमें होता क्या है कि जो किसान भाई खेत में जाते हैं तो उस गेहूं से ज्यादा आपका गुली डंडा होता है, फिलिस माइनर बोलते हैं, जो गुली डंडा बोलते हैं, वो आपका क्रॉप आपकी लगती है कि बहुत अच्छा है, लेकिन आपकी पहचान नहीं होती है कि आपका गेहूं है या गुली डंडा है। तो पहले उसकी पहचान करिए। दूसरी चीज आती है कि जो किसान भाई हमारे मतलब पहले जो यूरिया पर उसका मतलब खरपतवार नाशी डालते थे, हम लोग बार बार कहते हैं उसका स्प्रे किया जाए। किसान भाई अपने सुविधा के अनुसार यूरिया के साथ उसको मिलाकर उसको डाल देते हैं। तो होता क्या है कि जहां यूरिया की मात्रा पड़ी वहां खरपतवार ज्यादा पड़ा तो जल गए और कम पड़ा तो नहीं मरे। क्योंकि कभी कभी होता है कि हम लोग बार बार कहते हैं कि किसी चीज का डोज, जैसे आपका 2,4-D है, अगर 2,4-D मतलब कम मात्रा में पड़ जाए तो आपका हार्मोन काम करता है, अगर ज्यादा मात्रा में पड़ जाए तो आपका क्रॉप खत्म होती है। तो इसलिए में कहते हैं कि जो सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार है, आपको बताया, इसके लिए क्लोरोफाब आता है, एक 15 WP का होता है, इसे 400 ग्राम मात्रा जो है आप जो 700-800 लीटर पानी में बना के उसको स्प्रे कर दीजिए। अब बात आती है, किसान भाई कहते हैं कि 700-800 लीटर पानी हम खेत पर नहीं बना सकते। तो होता क्या है कि औसतन 1 बीघे में आपका लगभग 2 से 3 टंकी पानी लगती है। तो उसी अनुसार आप जो है एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बना लीजिए और हर उसमें जो 15 लीटर का आपका उसका स्प्रेयर है उसमें उठाइए और एक ढक्कन जो एक नपरा जो मग्गा हो, गिलास हो, जो भी है उसका बना दीजिए, उसमें डाल दीजिए। तो इससे क्या होगा कि खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। एक बात और ध्यान देने की बात है कि जब आपका वीडीसाइड डाले, खरपतवार नाशी डाले, तो 2 चीज पर ध्यान दें। एक तो खेत में प्रॉपर नमी होना चाहिए, अगर नमी नहीं है तो खरपतवार आपका जो है नहीं मरेंगे। दूसरा चीज है कि मौसम साफ होना चाहिए, क्योंकि जो इसमें होता है जो क्लोरोफाब बताया, एक क्या होता है कि इसके क्लोरोफिल को खत्म करता है पौधों के। जब क्लोरोफिल खत्म हो जाएगा तो क्लोरोफिल तभी खत्म होगा जब उसका अपटेक होगा। अपटेक होने पर क्या होता है कि मौसम साफ रहेगा, अपटेक बढ़िया होगा। क्लोरोफिल डालने से क्या होता है कि आपका जो पौधा मर जाएगा। दूसरी बात आती है आपके चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, जैसे आपका बथुआ है, कृष्णनील है, हिरनखुरी है, आपका जंगली मटर है, चटरी मटरी जिसे बोलते हैं, आपका बहुत से जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं। तो पहले एक कॉलर है सर, पहले बात कर लेते हैं। कैलाश नाथ जी हमारे साथ हैं फोन लाइन पर, उत्तर प्रदेश से। कैलाश नाथ जी बताएं क्या सवाल है। हेलो कैलाश नाथ जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? सर क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, शायद हमारा संपर्क टूट गया, काफी देर से इंतजार कर रहे थे। जी सर, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। तो अभी बात बताया चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों में आपको बताया था कि कौन कौन खरपतवार हैं, उनकी पहले पहचान कर ली जाए। इसके बाद जैसे चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार बताया आपको कि एक खरपतवार है, अभी आपको बता दिया मैं। इसके लिए आपका मेट सल्फ्यूरान आती है दवा, एक 20 WP की आती है। इसको 20 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से
देखिए एक चीज और बता रहा भूल गया था मैं कि इसमें जब भी आप खरपतवार नाशी स्प्रे करें उसके साथ साथ स्टिकर का प्रयोग अवश्य करें। स्टिकर अगर नहीं मिलता है तो आप एक टंकी में 15 लीटर टंकी में एक शैम्पू का पाउच जरूर डाल दीजिए। तो इससे क्या होता है, पत्तियों पर वो जमा रहेगा, मतलब जी हाँ, पत्तियों पर अगर डालेंगे तो पत्तियों से पानी ड्रॉपलेट सीधा नीचे नहीं आएगा, वो पत्तियों पर ज्यादा देर तक जमा रहेगा। ठीक है सर, चलिए इसी के साथ ही हमारे लिए वक्त हुआ एक और छोटे से ब्रेक का। बने रहे हेलो किसान के साथ। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लोग के साथ। एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, वीरेंद्र जी हैं जिन्होंने फोन किया है। जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? हाँ जी, हमारा है गन्ना वाले सर से सवाल कि गन्ने का हम टिश्यू कल्चर प्लांट कहाँ से ले सकते हैं? अमरीश जी हमारे साथ दर्शक व्यवस्था है नहीं बिहार स्टेट में, तो यूपी में कौन सा जगह है? हमने देखा यूट्यूब पर बहुत टिश्यू कल्चर के पौधे मिलते हैं गन्ना के, और उसको लगाने का क्या सही तरीका होगा? ठीक है सर, गन्ने पर ये जाना चाहते हैं। देखिए टिश्यू कल्चर के पौधे अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको जो आपकी तरफ है शाहजहांपुर रिसर्च सेंटर है जो गन्ने का, आप वहाँ संपर्क करें, और IISR लखनऊ है वहाँ संपर्क करें, और कुछ प्राइवेट एजेंसी भी हैं जो टिश्यू कल्चर के गन्ने बनाती हैं। यहाँ भी दिल्ली में भी है एक ग्वाल पहाड़ी, आप चाहेंगे तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको उनका एड्रेस दे दूंगा। दूसरा आपका क्वेश्चन था कि उसकी बुआई कैसे करें। देखिए टिश्यू कल्चर के पौधे जो वो सीडलिंग आती है, वो अंकुरित होकर छोटे पौधे आते हैं, तो आप उनको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं अपने खेत में। जैसे जिस समय आप सेट से गन्ने से बुआई करते हैं उस समय कूड़ों में उनको उचित दूरी रख के उनको लगा सकते हैं, तो और उसके साथ में पानी दे दें साथ में लगाने के, और उससे पहले जो भी फर्टिलाइजर आप जो हैं उनको सबको डाल के जुताई के समय मिला दें, जैसे कूड़ी की खाद हो गई और ये DAP वगैरह। अगर उसमें आप उससे बोते हैं, जो गन्ने बोने की मशीन होती है, तो उससे खाद नीचे पड़ जाता है, और उससे कूड़ निकाल लें, और उसके बाद उसके जो है टिश्यू कल्चर के पौधों को आप उसमें रोपाई कर सकते हैं और पानी लगा दें उसके साथ में। जी बिल्कुल, आइए अब बात कर लेते हैं गेहूं पर। सर आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आपने कुछ खरपतवार के बारे में बताया, चौड़ी पत्ती वाले, सकरी पत्ती वाले, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि कई बार हमारी फसल में ये दोनों ही एक साथ आ जाते हैं, ऐसे में क्या किया जाए? देखिए श्रोताओं, जैसा कि आप देखते हैं इस समय मोस्टली जगह जो है दोनों तरह चौड़ी और पत्ती और सकरी वाले दोनों आते हैं,
तो उस केस में क्या है कि अगर सकरी और चौड़ी दोनों पत्ते हैं तो आप सल्फोसल्फुरान आती है एक वीडीसाइड, इसकी 30 से 35 ग्राम मात्रा, और कार्पेंटाजोन इथाइल आता है 40 ग्राम। इसको जो है आप जो है 700-800 लीटर पानी में घोल बना के स्प्रे कर दीजिए। इससे जो वही तरीका बताया था आपको कि क्या सावधानी रखनी है कि मॉइस्चर होना चाहिए, मतलब बादल साफ होना चाहिए ताकि उनका हो। तो इससे क्या होता है, ये क्या होता है कि जब वीडीसाइड दोनों डालते हैं तो उसके सेल होते हैं, कोई भी आदमी हो चाहे प्लांट हो, सबका सेल का बना होता है। तो सेल क्या होगा, उसका रैप्चर हो जाएगा और आपका जो वीड्स मर जाएगा। लेकिन उसको ध्यान देने की बात है कि आपको पहले खेत में जाना पड़ेगा, 2-1 पेड़ को नजदीक से देखना पड़ेगा कि फेलिस माइनर है, गुली डंडा है या क्या चीज है। गेहूं गुली डंडा पे काफी अंतर, काफी क्लोज देखने पर अंतर आता है। बिल्कुल। चलिए सर, अब क्योंकि हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में हैं तो जल्दी से हम गन्ने पर जान लेते हैं। सर, गन्ने में अगर हम सिंचाई की बात करें, और इसके बारे में तो आपने बता दिया, अगर हम इंटरक्रॉपिंग की बात करें, पहली बात तो शरदकालीन गन्ने में कौन कौन सी हम इंटरक्रॉपिंग में फसलें ले सकते हैं और जो ली गई हैं उनमें क्या सावधानी बरतें? जी हाँ, ये देखिए, ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि गन्ने में जो अक्टूबर की बुआई होती है उसमें जो हमारे उन्नतशील प्रगतिशील किसान हैं वो इंटरक्रॉपिंग लेते हैं। अब इंटरक्रॉपिंग में वो सरसों, आलू और ये चीज़ें बोते हैं, और इनका ध्यान ये रखना है कि जब आप पानी दें तो पानी इंटरक्रॉपिंग के हिसाब से दें। जैसे आपने सरसों की इंटरक्रॉपिंग ले रखी है तो उसको देखें कि उसको पानी की ज़रूरत है या नहीं है, क्योंकि जो गन्ने की क्रॉप है वो तो एस्टेब्लिशमेंट फेज में है और वो हार्डी क्रॉप है, वो कर लेगी अपने को अनुकूल। लेकिन अगर उस पर गलत समय पे हमने पानी दे दिया तो सरसों को नुकसान हो सकता है, जैसे जल्दी पानी ना दें उसको। और जो आलू है, आलू की जो रिक्वायरमेंट है सिंचाई की वो लगभग उसके बराबर है, उसमें आलू में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जो किसान भाई कुछ दाल बो रहे हैं उसके बीच में वो थोड़ा सा ध्यान रखें कि सिंचाई ज़्यादा ना करें, और खाद वगैरह का तो उन्होंने इस्तेमाल कर ही दिया होगा। रोग कीटों का ध्यान रखें, अपना नज़र रखें, अगर कोई रोग कीट लगता है तो समय से दवाई का स्प्रे करें। तो उसमें इंटरक्रॉपिंग की बातें पहले ध्यान रखनी होती है जब गन्ने के बीच में होता है वो। ये बिल्कुल। और देखिए, अब कार्यक्रम को समाप्त करने का समय है, तो सर मैं आपसे गेहूं पर कम शब्दों में जानना चाहूंगी कि अंत में कुछ और जानकारी है जो आप चाहते हैं कि दर्शकों को होनी चाहिए, जिसकी जानकारी। देखिए, ऐसा है ना कि आपको सबसे अच्छा ये है कि पानी की अवस्था कब लगाएं। किसान भाई क्या कहते हैं कि जब आपका गेहूं में दाना भर जाता है उस समय पानी लगाते हैं। तो उसमें पानी लगाने ध्यान देने की बात है कि हम कहते हैं नमी को नमी से बनाए रखें। इसके लिए क्या है कि आप जो है खेत में, चूंकि इसका पहले बताया कि झगड़ा जड़ होता है और ऊपर ही रहता है, तो उस केस में अगर आपका खेत सूख गया है और खेत सूख गया है तो पानी लगाने पर वो गेहूं आपका लौट जाएगा। अब गेहूं लौट जाने पर क्या होता है कि आपका एक तो कटाई में दिक्कत आएगी और उसकी जो है आपका उपज पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो इससे क्या है कि आप जो है जो पानी लगाएं उसको प्रयास करें कि वो सायंकालीन लगाएं जिसमें हवा का मतलब प्रेशर कम हो। तीसरी बात, एक बात आती है कि जो पानी हम लगाने की बात आ रही है कि पहला पानी आपको लगाएं, जब पहला पानी लगाते हैं तो उस स्टेज में आप हल्का पानी लगाएं। और चूंकि हम अपने किसान भाई की भाषा में बोलते हैं कि अगर ज्यादा पानी लगा दिया तो उसकी जो है कमर टूट जाती है, तो उसमें क्या टिलरिंग कम होता है। तो पहला पानी अगर आपने सही लगा दिया तो आपकी पैदावार लगभग 25-30% अपने आप बढ़ जाएगी। जी बिल्कुल। तो देखिए, पानी लगाने का सही समय भी ध्यान में रखें और कितना लगाएं, कब लगाएं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण रहता है। दोनों ही फसलों के बारे में हमने आपको मुख्य बातें आज के कार्यक्रम में बताई, जिनका ध्यान रख हमारे किसान, चाहे वो गन्ने की फसल हो या फिर पछेती गेहूं की बात हो, दोनों ही अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में आए, समय निकाला और हमारे दर्शकों की इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। इसी के साथ ही हेलो किसान में आज फिलहाल इतना ही, लेकिन अगले अंक का विषय क्या है, जिससे जुड़े सवाल हम आपके लेंगे और विशेषज्ञों से बात करेंगे। आइए नजर डालते हैं। अगला हमारा विषय रहेगा चना एवं मसूर फसल की देखभाल, और साथ ही बात होगी रबी फसलों में कृषि यंत्रों के प्रयोग के बारे में।
अगर आपके कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता नोट कर लें। हमारा ईमेल पता है hellokisan2015@gmail.com। आप हमें सोशल मीडिया के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। देख सकते हैं आप कि आप हमें चाहे फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो या ट्विटर, सभी जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं और अपने हमें सवाल भी पहुँचा सकते हैं। और अंत में आपको हमारा जो टोल फ्री नंबर है यानी कॉल सेंटर नंबर, उसके बारे में बता दें। हेलो किसान कॉल सेंटर नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच में कॉल करें, अपने सवाल रिकॉर्ड करवाएं। और अगर आज के कार्यक्रम को आप दोबारा देखना चाहते हैं या फिर हेलो किसान का कोई पुराना एपिसोड देखकर आप जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप इस QR कोड को स्कैन करें जो सीधा आपको हमारे हेलो किसान कार्यक्रम तक ले जाएगा। हमारा YouTube चैनल है DD किसान चैनल, आप YouTube पर जाकर इसे सर्च भी कर सकते हैं। तो जरूर जुड़े हमारे YouTube चैनल से और जो हमारे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहां में फॉलो करें। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे इजाजत, लेकिन आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।